स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये बचेंद्री पाल ने खुद अपने बारे में लिखा है। ठीक है, इस पाठ में बचेंद्री पाल ने अपने शिखर यात्रा का वर्णन किया है। ठीक, तो हम लोग आ गए थे कहाँ पर? पेज नंबर 103 का पहला वाला पैराग्राफ खत्म हो चुका था, है ना। इसमें था क्या कि इससे पहले जो पाठ था उसमें क्या था कि अभियान दल कब काठमांडू, दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था, तो 7 मार्च, है ना। और उसके बाद सागरमाथा के नाम क्यों बचेंद्री को अच्छा लगा। उसके बाद जो बर्फ़ का फूल किसे कहते हैं उसके बारे में था। इसे कहते हैं बर्फ का फूल। शिखर की ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर अथवा इससे भी तेज गति की हवा चलने से जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो क्या होते हैं, एक ध्वज का रूप ले लेते हैं। और ये ध्वज जो होता है 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा का हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर थे। उपनेता कौन थे? प्रेमचंद थे। ठीक, अब आगे का पढ़ते हैं। पेज नंबर 103 का दूसरा पैराग्राफ। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने आगे की जानकारी दी उनको कि पहाड़ों पर, शिखर पर किस तरह से रस्सियों का पुल बनाया जाएगा, एल्युमिनियम का पुल किस तरह बना जाएगा, लट्ठों को किस तरह बांधकर आप ऊपर चढ़ने में कामयाब हो सकोगे। इसके बारे में किसने जानकारी दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने जानकारी दी। ये 3 मार्क वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें आता है डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी। आगे, तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक का सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरा दिन जो था उस दिन क्या था कि सामान को ढोकर कहाँ से ले जाना था? कैंप 1 तक का सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे, अर्थात बचेंद्री के साथ और कौन था? रीता गोम्बू। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था बात करने के लिए, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी कहाँ पर दे रहे थे? बेस कैंप पर दे रहे थे। वो आगे कहती है कि हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने आगे बढ़ने की हर कदम की जानकारी कहाँ दे रहे थे? बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुँचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी। कौन 2 महिलाएं थी कैंप 1 तक पहुँचने वाली? रीता गोम्बू और बचेंद्री। अंगदोर्जी, लोबसांग और गगन मिश्रा अंततः साउथ पोल पहुँच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये प्रश्न आता है कि कैंप 4 कहाँ पर लगाया गया था और कब? तो कैंप 4 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, फिर बचेंद्री आगे कहती है कि जब अप्रैल में वो बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे।
तेनजिंग जो थे उनकी सबसे छोटी पुत्री कौन थी, वो डेकी, उसके साथ वहाँ पर आए थे। कहाँ पर, बेस कैंप पर आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। उन्होंने चाहा कि बेस कैंप पर पहुंचने के बाद सभी से बात कर ली जाए, प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का अर्थ होता है नया नया सीख रहे हो जो, ठीक है। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। और बचेंद्री ने क्या कहा कि मैं बिल्कुल से नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा, अर्थात बचेंद्री से कहा, क्या कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। शिखर तक पहुंचने से पहले तेनजिंग को कितने बार शिखर पर जाना पड़ा था, 7 बार। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। फिर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लौहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अर्थात 15 और 16 मई की रात बचेंद्री जो थी, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन रात था, बुद्ध पूर्णिमा की रात थी। और बचेंद्री जो थी कहाँ पर थी, लौहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर, ढलान समझते हो जहाँ से सीधा रास्ता नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के तंबू में थी, कैंप 3 में। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, अर्थात उसके साथ और कितने व्यक्ति थे, 10 जन और थे। लोबसांग तसारिक मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे, अर्थात 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से से किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अर्थात बचेंद्री बताती है कि 15 और 16 मई की रात 12:30 बजे उसके साथ क्या घटना घटी। एक बहुत बड़ा हिमपुंज अर्थात बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा क्या हुआ, उनके तंबू को तहस नहस करता हुआ उसके ऊपर से कुचलते हुए चला गया और बचेंद्री जो थी उसके अंदर दब गई थी और उसके सांस लेने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लौहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। अर्थात वो इसकी गति इतनी तेज थी उस बर्फ के टुकड़े की कि ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सप्रेस गाड़ी हो। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, अर्थात उस कैंप में रहने वाले सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ चोट आई थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। एक आश्चर्यजनक की बात थी वो क्या कि इतना बड़ा बर्फपुंज गिरने के बाद भी वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। स्विस छुरी किसे कहते हैं, जो ऐसी छुरी होती है जिसमें सभी प्रकार के मतलब काटने के यंत्र जो है उसमें एक ही छुरी में रहते हैं और उसको बंद करके रखा जाता है, जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी उसको निकाल कर वो काटा जाता है। और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर लोबसांग स्विस छुरी से बर्फ को तंबू को काट कर रास्ता साफ नहीं करते तो शायद बचेंद्री की मृत्यु भी हो सकती थी, है ना। तो थोड़ी सी भी देर का अर्थ था क्या, सीधा मृत्यु। बड़े बड़े हिमपुंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे
बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। किसने निकाला उनको? लोब्सांग ने। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। तो कैंप 2 में कब पहुंच गए थे? 16 मई को। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा का कार्य एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। अर्थात कर्नल खुल्लर जो उनके नेता थे, उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर तुरंत एक सुरक्षा का जो कार्य किया गया वो एक साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। जो 9 पुरुष और थे उनके साथ में, उनको भी कुछ ना कुछ चोटें आई थी, इसलिए उनको वहाँ से कहाँ भेज दिया गया? सीधे बेस कैंप भेज दिया गया। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, मेरी तरफ मतलब बचेंद्री की तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो बचेंद्री ने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहती हो, चाहोगी? बचेंद्री ने कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अर्थात बचेंद्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्या कहा? नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहूँगी। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुँची, मैं अर्थात बचेंद्री, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। क्या क्या इकट्ठे किए? खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। बिस्सा भी एक व्यक्ति का ही नाम है। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे हैं। यहाँ पर जो की लिखा है ये भी एक व्यक्ति का ही नाम है। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। बचेंद्री जो थी बहुत चिंतित थी, वो सोच रही थी इन लोग इतना धीरे हैं और उनके साथ मुझे अगले दिन फिर से चढ़ाई करनी है। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वे भारी बोझ लिए थे और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। कौन कौन? की, जय और मीनू। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। अर्थात बचेंद्री को देखकर कौन हक्का बक्का रह गया था? की। मुझे इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? कौन पूछ रहा है? की पूछ रहा है। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ पोल जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर वो लौट आए। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अर्थात बचेंद्री जो थी अगले दिन सुबह कितने बजे उठ गई? 4 बजे। क्या क्या नाश्ता किया? कुछ चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद 5 बजे वो फिर से चढ़ाई के लिए तंबू से निकल गई। अंगदौर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर जो है ठंडे पड़ जाते थे। वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। कौन? अंगदौर्जी। और बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने के कारण उसके पैर जो है वो बार बार ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था।
इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अर्थात अंगदोर्जी को उसी दिन चढ़ना था और वापस साउथ पोल आ जाना था, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था, अथवा अपना प्रयास जो वो किया था बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने की, उसको छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, बहुत अधिक श्रम हो जाएगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौट कर आने का भी जोखिम था। अगर उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो उसे लौट कर आना भी मुश्किल था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, अर्थात बहुत समय हो गया था, सुबह का बहुत समय बीत चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर अर्थात जीवन यापन करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब जो लिए हुए थे उसमें वो सुरक्षित थी, अर्थात उससे कुछ उसको गर्मी मिल रही थी और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी की ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें, ढलाऊ जिसमें ढलान हो, जो सीधे ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता हो, ठीक है, इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे की चादर बिछी हो, क्योंकि वो भुरभुरी मतलब थोड़ी उखड़ी उखड़ी दिख रही थी और बर्फ बिछी हुई थी, जिससे लग रहा था कि कोई शीशे की चादर ऐसे ढलान में बिछी हो। ढलान जैसे कि तुम जो फिसल पट्टी जिसमें से खिसकते हैं बैठ के बच्चे लोग, उसको बोला जाता है ढलान, उस तरह का ढलान, ठीक है। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे तक से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहाटू मेरे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी, अर्थात ऑक्सीजन की कमी उसको महसूस हो रही थी। और जैसे ही लाहाटू ने ऑक्सीजन की गति को बढ़ा दिया तब उसको बचेंद्री को चढ़ना और भी आसान हो गया। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौधा मतलब चमका कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी
बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, अर्थात दुर्गा माँ की तस्वीर और हनुमान चालीसा दोनों बचेंद्री अपने साथ लेकर गई थी। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अर्थात अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई करने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम गुर्जर पहुँचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी सफल उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो ये था बचेंद्री का एवरेस्ट अभियान दल का एक वर्णन, ठीक है, जो कि उन्होंने खुद अपने शब्दों में किया है। और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आपके किताब में भी दिए गए हैं, आप उसमें से देखकर कर सकते हो। और अगर इसमें से और भी कुछ शब्द अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें से कुछ आपको प्रश्न हम पूछेंगे। कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया था? कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया था? 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। साउथ पोल किस जगह के नाम से प्रसिद्ध है? साउथ पोल किस जगह के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वी पर सबसे कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। किसने बचेंद्री को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया था? किसने बचेंद्री को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया था? अंगदोर जी। बधाई देते हुए अंगदोर जी ने बचेंद्री से क्या कहा? बधाई देते हुए अंगदोर जी ने बचेंद्री से कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें से जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।